पर एक बार फिर जोर दिया। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा पिछले साल G20 समिट में हुई थी। इस समिट का आयोजन भारत में किया गया था। भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह भारत से गल्फ देशों के रास्ते उत्तरी यूरोप तक सीधा लिंक होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक माल ढुलाई के लिए बनाया गया एक नेटवर्क होगा या शिप रेल ट्रांजिट नेटवर्क होगा, यानी माल ढुलाई के लिए शिप और रेलवे का इस्तेमाल प्रमुखता से होगा। भारत से अरब की खाड़ी को समुद्री मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके बाद एक रेल नेटवर्क बिछाया जाएगा जो इजराइल के समुद्री तट तक जाएगा। इसके बाद फिर से शिप रूट के जरिए उत्तर यूरोप तक जाया जाएगा। पीएम मोदी का वही खास जो हो एक नंबर का बदमाश। कांग्रेस ने अपने एक्स पर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि पीएम मोदी के एक चहेते मंत्री वी सोमन्ना, इनके बेटे अरुण पर FIR दर्ज है। मंत्री के बेटे ने पहले फ्रॉड किया। जब इसकी शिकायत हुई तो शिकायत करने वाले के परिवार पर हमला किया गया और कमरे में बंद करके मारा गया। बीजेपी में एक से एक अपराधी भरे पड़े हैं। खुद पीएम मोदी की कैबिनेट में 28 मंत्रियों पर गंभीर आरोप है। इसमें हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे शामिल हैं। साफ है पीएम मोदी का वही खास जो हो एक नंबर का बदमाश। नींव के पत्थर थे वे लोग जिस पर आज मोदी सरकार खड़ी है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पोस्ट कर भाजपा के विकास की घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया मोदी जी जब संघ के प्रचारक थे तब नानाजी देशमुख विभाग प्रमुख थे। एक बार नानाजी देशमुख जी ने देखा कि मोदी जी के पैरों में चप्पल नहीं है, तब नानाजी देशमुख ने उन्हें 2 रुपये चप्पल खरीदने के लिए दिया। 2 महीने बाद एक कार्यक्रम में नानाजी देशमुख ने फिर से मोदी जी को जब देखा कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है, तब उन्होंने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आपके पैरों में चप्पल क्यों नहीं है। तब मोदी जी ने हंसते हुए कहा वह तो पेट में चले गए, क्योंकि पैरों की देखभाल से ज्यादा महत्वपूर्ण पेट की देखभाल है। मैंने उन पैसों से खाना खा लिया क्योंकि मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। सोचिए वह कैसा कठिन दौर होगा और संघ के जनसंघ के पुराने लोगों ने कितना त्याग और बलिदान देकर आज संघ और बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। नींव के पत्थर थे वे लोग जिस पर आज मोदी सरकार खड़ी है। संसद भवन में प्रेरणा स्थल का हुआ उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के बाद प्रेरणा स्थल पर आकर प्रेरणा मिली है। ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अमेरिका में नागरिकता के लिए बनेंगे कानून। बराक ओबामा ने अपने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है आज से 12 साल पहले मेरे प्रशासन ने बचपन में आने वाले लोगों के लिए स्थगित कार्रवाई कार्यक्रम या DSCA की घोषणा की थी, जिसके तहत उन अप्रवासियों को नागरिकता का मार्ग दिया गया था जिन्हें बचपन में इस देश में लाया गया था। आज ज्यादातर मूल ड्रीमर्स बड़े हो चुके हैं। वे शिक्षक, डॉक्टर, वकील के तौर पर अपने समुदायों की सेवा कर रहे हैं और उनके अपने बच्चे भी हैं। लेकिन चूंकि वह कार्यक्रम जो उस सुरक्षा की पेशकश करता है अभी भी अस्थायी है, इसलिए वे इस डर में जी रहे हैं कि उन्हें वापस ऐसे देश भेज दिया जाएगा जिसके बारे में उनमें से कई लोग याद भी नहीं कर सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने DSCA प्राप्तकर्ताओं के लिए संघीय कार्यक्रमों तक पहुंच को आसान बना दिया है, जिसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट के जरिए स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना भी शामिल है। लेकिन जब तक कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती है, ड्रीमर्स अनिश्चित के बादल में जीते रहेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर कांग्रेस से ड्रीमर्स के लिए एक अस्थायी विधायी समाधान पारित करने का आह्वान कर रहा हूं। ऐसा समाधान जो उन्हें नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करे और हमारी अव्रजन प्रणाली को अधिक निष्पक्ष, अधिक कुशल और अधिक न्याय संगत बनाए। मध्य प्रदेश से केंद्र में बने 5 मंत्री। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा केंद्र में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बने हैं। हम सबकी कोशिश रहेगी कि एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी हम कसौटी पर खड़े उतरे। हम दिन रात काम करेंगे। हम सब मंत्रियों को जो अलग अलग जिम्मेदारी मिली है उसको हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते ठीक से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। अशोक गहलोत ने बताई स्पीकर पद की कहानी। राजस्थान
अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था, लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की ओर केवल टीडीपी एवं जदयू ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि भाजपा के मन में आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए। गठबंधन धर्म को निभाते हुए 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी और शिवसेना के स्पीकर एवं यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक सीपीआईएम के स्पीकर रहे और अच्छे से लोकसभा का प्रबंधन हुआ। उन्होंने आगे कहा, टीडीपी और जदयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं राजस्थान में भाजपा द्वारा किए गए सरकार गिराने के षड्यंत्रों को नहीं भूलना चाहिए। इनमें से कई राज्यों में तो स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकार गिरी है और पार्टियां टूटी है। 2019 में टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए थे और तब टीडीपी कुछ भी नहीं कर सकी थी। अब अगर भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जदयू को अपने सांसदों की स्टैंडिंग होते देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार में 4 राजनेताओं ने दिया इस्तीफा। बिहार से 3 विधायक और विधान परिषद के सभापति ने इस्तीफा दे दिया है। जीतन राम मांझी, सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद के इस्तीफे के बाद अब विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी अपना पद छोड़ दिया है और अपना इस्तीफा दे दिया है। सभी सांसदों के चुनाव में जीत हासिल की, जिसके बाद अब इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तेजस्वी यादव खटिया से नहीं उठेंगे। तेजस्वी यादव पर पीके ने करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव को जनसुराज का चमकता हुआ उजला टेंट 5 स्टार दिखता है। अगर इस गर्मी में खुद को एक दिन भी टेंट में रहना पड़ जाए तो खटिया से उठेंगे नहीं, ऐसा कहकर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार 1.5 साल से पदयात्रा कर रहे हैं और गांव में घूम रहे हैं। चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसे इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हैक किया जा सकता है। इस दावे पर जहां दुनिया भर के देशों में एक बहस छिड़ गई है, वहीं भारतीय नेशनल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एलन मस्क के दावे का जवाब दिया है। मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने रिपोस्ट किया और राहुल गांधी ने मस्क की पोस्ट को रिपोस्ट किया। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इनकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं है। हमारे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तेजस्वी यादव सावधान हो जाइए। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव एनडीए सरकार के खिलाफ लगातार पोस्ट कर रहे हैं और बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में अपराधी बेखौफ है और हर रोज बिहार में हत्याएं हो रही है जो दिल दहला रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान का जवाब बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने दिया है। मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव सावधान हो जाइए, जांच आपके खिलाफ चल रहा है। जिस दिन लपेटे में आइएगा, जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, तब पता चलेगा कि अपराध का ग्राफ क्या होता है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आगे कहा कि 90 के दशक में जंगल राज पैदा किए थे। उस वक्त सरकार में डिप्टी सीएम आप ही थे। 6 विभाग लेकर आप बैठे हुए थे। उस समय आपको अपराध नहीं दिखाई दे रहा था, अपराध उनको कहीं नजर नहीं आ रहा था, सब जगह उनको रामराज दिख रहा था। अब जब एनडीए की सरकार में रामराज की स्थिति बनी हुई है, अपराधी फरार हो रहे हैं, अपराधी जेल जा रहे हैं, अपराधी मारे जा रहे हैं, तब इनको अपराध दिख रहा है। ईवीएम पर करारी जवाब। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, जहां महाविकास अघाड़ी की जीत हो गई वहां ईवीएम ठीक हो गई और जहां उनकी हार हो गई वहां ईवीएम पर सवाल खड़े करना कौन सी हरकत है। राहुल गांधी खुद 2 जगह से चुनाव जीते हैं,
अगर वे ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो जहां से जीते हैं वो सीटें उन्हें छोड़ देनी चाहिए। योगी अपने बीमार मां से पहुंचे मिलने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे। एम्स में उन्होंने 6वीं मंजिल के जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती अपनी माता सावित्री देवी से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। वह जीरियाट्रिक वार्ड में मां के पास पहुंचे। वार्ड में उन्होंने करीब 30 मिनट अपनी मां के साथ व्यतीत किए। मालूम हो कि बीते कुछ समय से एम्स में योगी आदित्यनाथ की माता का उपचार चल रहा है। इसके लिए उन्हें चिकित्सीय परामर्श पर समय समय पर अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए आना पड़ता है। ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।